क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल की गणना करना। बात क्लियर है। वहाँ पे अपन ने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? अध्यारोपण का सिद्धांत। वो बल के लिए पढ़ा था। यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना सा ही है। उसी प्रकार से निकलना है। सेम डायग्राम है। बात सिर्फ इतनी है कि वहां पर क्या था? बल था। यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। बात यह है यहाँ पर कि अपन यहाँ पर आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। इसकी डेफिनेशन अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होगी, जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ रखा है बल के लिए। सेम टाइप होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे अपन किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पर क्या था? बल था। इतना ही फर्क है, बाकी एज इट इज है। आप पढ़ोगे आगे आपको पता लग जाएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। बात क्लियर है? क्या लिखा है मैंने कि विद्युत क्षेत्र की जो अपन को तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए क्या कहता है। किसी बिंदु पर अन्य बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है। बात क्लियर है? मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि अपन ने इससे पहले पढ़ रखा था कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल की गणना करेंगे। यहाँ पर एज इट इज है, सब कुछ सेम है, लेकिन अपन विद्युत बल की बदले क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, इसका भी क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। वो कहता है किसी बिंदु पर अन्य बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है
बात समझ रहे हो? तो उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है, तुल्य होती है। तो अब अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर जैसे ही बल की गणना की थी वैसे ही तीव्रता की गणना कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अपन ने डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पर जीरो सदिश स्थिति से अगर अपन बात करते हैं बिंदु P तक, जो दूरी है वो क्या है, r0 है। और यहाँ पर एक आवेश रखा गया है, वो क्या है, Q0 है। उसे परीक्षण आवेश कहते हैं अपन। और इस परीक्षण आवेश के ऊपर स्रोत आवेश के कारण अन्य आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। जैसे अब देखिए, Q0 पे Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो E1 है, Q2 के कारण E2 है, और Qn के कारण कितने हैं, En है। मतलब यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, बहुल आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। अभी डायग्राम समझ लिया है। यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है, 3D में बना हुआ है। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर गणना करेंगे। अब लिखते हैं जो अपन ने अभी समझ लिया है उसको। माना कि Q1 Q2 डैश 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 Qn बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 E2 डैश 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 En है। यही मैंने समझाया था आपको, वही लिखा है अपन ने। एवं n बिंदु आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इस प्रकार होगी। अब देखिएगा, अपन ने जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या है कि बहुल मतलब अन्य आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके सदिश योग के बराबर होती है। बात क्लियर है? मतलब अपने को ज्ञात कौन सी करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है, जो बिंदु P पर ज्ञात करनी है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है वहां की बात कर रहे हैं अपन। ये जो है वो अन्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि E1 E2 प्लस डैश 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 En, इनके सभी के योग के बराबर होती है, और इनका जो योग होगा वही अपना आंसर होगा। इसे मैं नाम देता हूं समीकरण 1। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। यदि परीक्षण आवेश Q0 पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर हो तो। बात क्लियर है? अब देखिए, E1 वेक्टर अपने को ज्ञात करना है। अपन ने इसकी पिछली क्लास में पढ़ रखा है, क्या होता है कि Q1 अपॉन
दूरी का स्क्वायर। के क्यू अपन आर स्क्वायर था ना, के था, कैपिटल क्यू था, फिर आर स्क्वायर था, तो के यहाँ पर क्या है, क्यू वन आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हो क्या, फिर क्या हो जाएगा, अपने को क्या निकालना है, दूरी है, तो दूरी क्या है, E1 के लिए है, तो अपना सदिश सदिश रूप में आएगी, तो 0 1 हो जाएगा उसका वेक्टर, उसका मोड का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा, 0 1, फिर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अन्य भी निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, E2 निकलना है, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, के Q2 अपॉन R 0 2 उसका वेक्टर है, फिर मोड का स्क्वायर हो जाएगा R 0 2 का यूनिट वेक्टर, समीकरण नंबर 3 बन गई। इसी प्रकार मैं निकाल दूंगा, EN हो जाएगा, ध्यान से देखो, के है, QN है, फिर R 0 N का वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, R 0 N का यूनिट वेक्टर, समीकरण क्या बन गई है, 4 बन गई है। क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए अपने जो 4 समीकरण पड़ी हैं एज इट इज है, उसी को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अपन ने जो समीकरण 2 3 4 का जो मान निकाला है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 व 4 से, तो E वेक्टर इक्वल टू E1 था, तो E1 का मान रख दूंगा मैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, के क्यू 1 अपॉन R 0 1 का वेक्टर है, मोड है, फिर स्क्वायर है, R 0 1 का यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार समीकरण 3 का मान रख देंगे, के Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R 0 2 का वेक्टर रूप है, फिर उसका मोड का स्क्वायर है, फिर R 0 2 का यूनिट वेक्टर है, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है, के है, QN है, अपॉन में क्या आ जाएगा, R 0 N का या वेक्टर रूप, फिर उसका मोड का स्क्वायर है, R 0 N का यूनिट वेक्टर है। यही तो बात थी जो आपको समझानी थी, और मुझे विश्वास भी है आपने समझ लिया होगा कि अपन ने इसको कैसे लिखा है। कुछ भी नहीं किया है, जो अपने पास समीकरण 1 थी जिसके अंदर अपने को E इक्वल टू लिखा था कि E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 EN, तो तीनों का मान निकाला और वहाँ रख दिया। अब अपने को लास्ट स्टेप की ओर बढ़ना है, और क्या करना है, समझने की कोशिश करना कि यहाँ आप देखोगे कि अपने को कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ के अलावा। तो के कॉमन मिल रहा है, तो बाहर लिख दो इसको, समझ में आ रहा है, बाहर लिख दिया, अंदर क्या रहा, Q1 अपॉन R 0 1 का वेक्टर, मोड का स्क्वायर है, R 0 1 का यूनिट वेक्टर, फिर क्या है, Q2 है अपॉन R 0 2 हो जाएगा उसका वेक्टर, फिर मोड का स्क्वायर, R 0 2 का यूनिट वेक्टर, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर प्लस आ जाएगा, क्या है, QN है अपॉन क्या हो जाएगा, R 0 N वेक्टर, फिर उसको मोड का स्क्वायर, R 0 N यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि क्या तो कॉमन आ गया है, और क्या का मान अपने को पता है, क्या है इसका मान, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये क्या है मेरे पास में, 1 से लगाकर n तक का योग है, इसको मैं सिग्मा के रूप में लगा सकता हूँ समेशन के माध्यम से। सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, योग होता है। आप समझेंगे यहाँ पर कि मैं कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखना कि समेशन लगाऊंगा, आई कहाँ से जोड़ना है मुझे, 1 से, और कहाँ तक जोड़ना है, n तक। बात क्लियर है, 1 से कहाँ तक जोड़ना है, n तक, तो जहाँ पर भी 1 है वहाँ पर आप आई लगा देंगे, तो क्या है, देखिए Q आई आ जाएगा अपॉन R 0 आई आ जाएगा, उसका वेक्टर, फिर मोड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर R यहाँ पे देखो 0 का 0 होगा और 1 की जगह आई आ जाएगा, फिर यूनिट वेक्टर। अपने को 1 का ही लिखना है, यही अपना फाइनल आंसर है। क्यों, अगर आपको 1 का निकलना होगा तो यहाँ पे 1 रखोगे, आई की जगह दिया आ जाएगा। अगर दूसरा पद निकलना है, आई की जगह 2 रखोगे, दिया आ जाएगा। तीसरा निकलना है, आई की जगह 3 रखोगे, तीसरा पद आ जाएगा। चौथा निकलना है, 4 रखोगे। इसी प्रकार का अगर n लास्ट पद निकलना है आपको अनंत वाला, तो n रखोगे तो ये पद आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी अपने को बहुत सारे आवेशों के माध्यम से, तो अपन ने ज्ञात कर ली है, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपको समझ में आ गया है।
साथियों, मुझे विश्वास है आज की क्लास आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।